और क्या हाल है आप सब लोगों के। लास्ट टाइम हमने 12th का ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पूरा किया था, तो आज उसके एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। हाँ, देखो, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, अगर फ्रीक्वेंसी क्या कर दें, अगर फ्रीक्वेंसी हम इसकी डबल कर दें, है ना, तो क्या होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी, पहले तो देखो कैपेसिटिव सर्किट है, पहले तो कैपेसिटिव सर्किट है, तो हमारा एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी होता है, 2 पाई एफ सी होता है ना। और अगर आपने इसका फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, अगर आपने इसका फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, मतलब एफ को 2f कर दो और इन दोनों को डिवाइड कर दो, एक्स सी और एक्स सी डैश इक्वल टू कितना आएगा, ऊपर 2 आएगा नीचे 1 आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, ठीक है। तो एक्स सी अपॉन 2 इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, ये आ जाएगा। तो नया कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, नया कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। अब है एसी पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पावर हाउस एट अ हाई वोल्टेज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं पावर स्टेशन से पावर को ट्रांसफर करने के लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो वोल्टेज हाई होगी तो करंट कम होगी, करंट के कम होने से रेसिस्टेंस कम हो जाती है, करंट के कम होने से रेसिस्टेंस, करंट के कम होने से पावर लॉस कम हो जाता है, करंट के कम, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना। अगर आई कम हो गया तो आई पे स्क्वायर है, तो हीट लॉस बहुत कम हो गया, ठीक है, तो पावर लॉस हमारा कम हो जाता है। इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट एलिमेंट्स इन सीरीज द करंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन जेड होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर लाइकली टू बी, अच्छा बताओ, अगर यहाँ पर मेरे पास ई आर एम एस की जगह अगर एफ आर का तो कोई रोल होता नहीं है, आर पे तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का आर से कोई लेना देना नहीं है, तो लेना देना किसका है, एक्स सी एल का है, और ये होता है ई आर एम एस अपॉन 2 पाई एफ एल होता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आई का वैल्यू कम हो जाएगा। और ये तो कह रहा है करंट बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक होता है एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, मतलब 2 पाई एफ और सी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हो तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, अगर ये वैल्यू कम हो गई है ना, अगर ये वैल्यू कम हो गई, ये कम हो गई, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ये कम हो रही है तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटर होना चाहिए हमारे पास, रेसिस्टेंस एंड द कैपेसिटर, रेसिस्टेंस, रेसिस्टर एंड द कैपेसिटर, ठीक है। इंडक्टर के केस में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द डीसी एमीटर, है ना, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो करंट की एक साइकिल में ये मेजर करता है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0 होती है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द, मैंने बताया था म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है एक कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से दूसरे कॉइल में भी इंड्यूस्ड होगा, तो इसमें प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ बनता है, वही फ्लक्स 100% लिंक कराने की कोशिश करते हैं सेकेंडरी कॉइल से, और सेकेंडरी कॉइल में भी सेम फ्लक्स कवर जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर हम बोलते हैं 100% लिंक्ड है, 100% लिंक्ड है। तो एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल के अंदर अगर इंड्यूस हो रहा है तो उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। What happens to the quality factor if the resistance is increased? देखो क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, एक तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, या ओमेगा 2 कर देते हैं, ओमेगा 1 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर देता हूँ फिर भी, ठीक है सर। यहाँ पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आता है, और एक आता है 1/r, अंडर रूट में L/C आता है। अभी आता कहाँ से वो देख लो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर,
सीरीज में है ये, तो आई आर एम एस सेम रहेगा, तो एक्सेल अपॉन कितना आएगा आई आर एम एस, और यहाँ पर आर आ जाएगा, इसे लिखेंगे ओमेगा एल, इसे लिखेंगे आर, तो एल अपॉन आर आ गया। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, 1/√LC होता है, रेजोनेंस में क्या होता है 1/√LC होता है, तो यहाँ पर हमारा आएगा 1/R अंडर रूट में एल अपॉन क्या आएगा सी आएगा। आप चाहे तो यहाँ से निकाल लेना VC/VR, फिर भी आंसर आपका सेम ही आएगा, ये आएगा 1/R अंडर रूट में L/C आएगा, है ना। और ये क्वालिटी फैक्टर जो वर्ड यूज करते हैं रेजोनेंस के लिए करते हैं, क्वालिटी फैक्टर वर्ड यूज करते हैं रेजोनेंस के लिए, ठीक है, तो रेजोनेंस पढ़ते हैं। तो आर बढ़ेगा, आर के बढ़ने से क्वालिटी फैक्टर क्या कर जाएगा, आर के बढ़ने से क्वालिटी फैक्टर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आर के बढ़ने से क्वालिटी फैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। चलो मैं तुम्हें एक चीज यही समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है बार बार आता रहे ये। हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला ग्राफ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, है ना। यहां से जो मैक्सिमम करंट है, ये इसकी मैक्सिमम करंट है आई नॉट। तो यहाँ पर जो पावर आएगी, पावर पीक वैल्यू पे, है ना, ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर इंटू क्या होगा आर, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। और ये जो है ये किस वैल्यू के लिए होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी हमको विजिबल होती है, बहुत ध्यान से समझना, ये वाली फ्रीक्वेंसी हमको क्या होती है, विजिबल होती है, ठीक है, टीवी पे, क्योंकि इस पे मैक्सिमम करंट बनता है, हमने सीखा था मैक्सिमम करंट बनता है। तो जो इसके साइड वाली फ्रीक्वेंसी है उनका क्या होगा, जो इसकी साइड वाली फ्रीक्वेंसी है उनका क्या होगा, तो कुछ फ्रीक्वेंसी हमको डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है। तो बैंडविड्थ कितनी रखी जाए कि हमको केवल वही चैनल सुनाई दे, दिखाई दे, जो हम अपने टीवी पे सेट करते हैं। मुझे और कोई चैनल बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, वीडियो किसी और चीज़ की चल रही है, पीछे साउंड किसी और चीज़ की आ रही है, ठीक है। तो जो बैंडविड्थ मुझे अलॉट होगी वो किसी दूसरे को अलॉट नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने बैंडविड्थ पे काम करूंगा। तो जो बैंडविड्थ मुझे मिलेगी तो केवल मेरी ही सारी फ्रीक्वेंसीज, मेरे चैनल की सारी फ्रीक्वेंसीज मुझे सुनाई देंगी, ठीक है। जैसे हमारे पास FM वगैरह होते हैं, इनकी एक रेंज होती है, बैंडविड्थ बोलते हैं, इस रेंज में अलॉटेड होता है। तो वो अलॉट कैसे करते हैं वो सुनो, उसके लिए मेथड क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। मैक्सिमम करंट पे जो पावर बनती है उस पावर को आधा कर दो, उस पावर को क्या कर दो, आधा कर दो, और देखो वो करंट की वैल्यू क्या निकल कर आती है। तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी अगर मैं इसको आधा कर दूं, देखो जरा, मुझे पावर हाफ करनी है, अभी पावर मेरे पास है आई नॉट स्क्वायर आर है, अगर मुझे पावर को हाफ करना है, हाफ करना है, तो दोनों तरफ मैंने हाफ कर दिया, तो यहाँ आई नॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा, अपॉन 2 आ गया। ये मेरे पास नई पावर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को नई पावर मिलेगी, मतलब जो दूसरा करंट आपका होना चाहिए, मतलब जो दूसरा करंट होना चाहिए वो आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 होना चाहिए, वो होना चाहिए आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। मान लो वो ये वाला है, ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो अब क्या होगा वो देखो, आपने वो सेलेक्ट कर लिया, आपकी बैंडविड्थ क्या होगी, बैंडविड्थ सेलेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। यहाँ रखो इसको और ऐसे मिला दो, इसको यहाँ रखो और इसको ऐसे मिला दो, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट में एक तुम्हारे पास आ गया ओमेगा 1 और यहाँ तुम्हारे पास आ गया ओमेगा 2, और तुम्हारे पास जो बैंडविड्थ है ये होती है वो बैंडविड्थ, इसी को पढ़ते हैं बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ निकालोगे कैसे, अब बैंडविड्थ निकालने का एक तरीका है, मैं बोलता हूँ बैंडविड्थ निकालो, तो आप क्या करोगे, पहले तो यहां से ये वाला पार्ट,
उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दो, ये वाला पार्ट माइनस कर दो, उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दो, ये वाला पार्ट। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको बैंडविड्थ मिल जाएगा। तो बैंडविड्थ हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाता है, ये वाला पार्ट हमारे पास बैंडविड्थ आ जाता है। तो हम इसमें से लिखेंगे ओमेगा 2, भाई यहाँ से यहाँ तक ओमेगा 2 है, उसमें से ये वाला माइनस कर दो, कितना आ गया, ओमेगा 1 आ गया। ठीक है, ओमेगा 1 आ गया। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है हमारे पास, इसी को क्या पढ़ते हैं, बैंडविड्थ पढ़ते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। चलो, आइडल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है द क्वालिटी विच इज कांस्टेंट फॉर बोथ द कॉइल, तो दोनों के लिए कांस्टेंट रहना चाहिए। और इसने बोल दिया आइडल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइडल वर्ड पर फोकस करो। अगर आइडल है तो एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। वो तभी होती है जब इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों आपके कैसे होनी चाहिए, दोनों कॉइल में बराबर होना चाहिए, दोनों कॉइल में बराबर होना चाहिए। ठीक है। द कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड, मैंने कहा था हम, देखो चीजें मैं एक बेस समझाता हूँ। जो हमारा प्राइमरी कॉइल हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड पास होता है, चेंज होता है, जैसे करंट चेंज होगा वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता था। सॉफ्ट आयरन कोर लेने का क्या फायदा है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है वो समझो, एक तो जो करंट के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन कोर बना रहा है। आपने पढ़ा हुआ है फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस में, ये करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, करंट की डायरेक्शन में, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसके अंदर से ही पास होगा, इसके अंदर से ही पास होगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से हमारा फाई बढ़ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई बढ़ेगा, उसके बढ़ने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और वो भी ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, और उसको मतलब रिड्यूस करने के लिए लॉस को, क्योंकि एडी करंट बनते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर, ट्रांसफार्मर में मैंने पढ़ाया था, तो क्या बनते हैं उसमें, एडी करंट बनते हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर को वार्निश में डिप करते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, लेमिनेट हो जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ने से जो एडी करंट है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एडी करंट आ जाएगा। ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ध्यान से देखना, मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है, एन एस अपॉन क्या होता है, एन पी, और एक बोलते हैं टर्न रेशो, ये दोनों अलग अलग हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के, ध्यान से देख लो। टर्न रेशो होता है एन पी अपॉन क्या होता है, एन एस होता है, एन पी अपॉन एन एस। अब ये स्टेप अप कह रहा है, अगर स्टेप अप कह रहा है तो सेकेंडरी में कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। हमने एक ट्रांसफार्मर बनाया और मैंने यहाँ पर तुमको बताया ये दो टर्न्स है, और यहाँ पर मैंने तुमको बताया इतने टर्न्स है, बताओ कौन सा है ट्रांसफार्मर, अप है कि डाउन है। तो सेकेंडरी टर्न्स को देख के बता सकते हो कि ये वाला कौन सा हो जाएगा, दिस इज स्टेप अप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें एन एस ज़्यादा होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, आंसर जो आएगा वो किससे बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो ग्रेटर देन कितना आएगा, 1, ग्रेटर देन कितना आएगा, 1 आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और डिनोट करने का तरीका क्या होता था, इसको के होता था डिनोट करने का तरीका। ठीक है। ये क्वेश्चन भी करा हुआ है आप लोगों का कॉपी में, जो ग्राफ होता है, फ्रीक्वेंसी के बीच में और एक्सएल के बीच में जो होता है 2 पाई एफ एल होता है ना। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल भी कितना होगा, 0 होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, तो स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगा, स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगा। तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, फ्रीक्वेंसी जो होती है ये होता है 50, और वोल्टेज जो है वो कितना अलाउड है डोमेस्टिक पर्पज के लिए, 220 वोल्ट अलाउड है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एग्जिबिट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, जिसमें पावर डिसिपेटेड सबसे ज्यादा हो, है ना। मैंने कहा था कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन जो हमारा रेसिस्टेंस है इसमें पावर का लॉस आता है। पावर का लॉस कितना आता है, आई आर एम एस होता है, इनटू क्या होता है,
ERMS होता है, पावर का जो लॉस होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द प्योर रेसिस्टिव सर्किट। अगर आप थ्योरी में डायग्राम आपने पढ़ा है तो दोनों जीरो से शुरू होते हैं, एक साथ मैक्सिमम पे जाते हैं, फिर एक साथ जीरो पे और एक साथ डायरेक्शन चेंज होता है। तो इनका जो फेज आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। फेज डिफरेंस दोनों के बीच का जीरो होता है, ठीक है। इन LCR सर्किट द वोल्टेज दे रखी है LCR, तीनों पे 50-50 वोल्टेज है। द वोल्टेज अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। L और C पे देखनी है। अब देखो जरा, मैंने V नेट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था, VR² और यहाँ पर पढ़ा था VL माइनस VC का स्क्वायर। R की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो इसकी बात कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज निकालूं, अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज निकालूं L और C में, फोकस इस पे है L और C पे, तो दोनों पर 50 है, 50 माइनस 50 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसका जो नेट वोल्टेज क्रिएट हो रहा है दैट इज कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। LC कॉम्बिनेशन का पूछ रहा है, अगर पूरे सर्किट का पूछता, अगर पूरे सर्किट का पूछता तो इसको भी ले लेते, अगर पूरे सर्किट का पूछता तो इसको भी ले लेते। ये फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ते थे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 पढ़ते थे, है ना, क्योंकि ये सेम फेज में होते थे। ये वाले किस में होते थे, सेम फेज में। और ये वाला इनका मामला कैसा रहता है, कुछ ना कुछ फाई आता ही है, तो दीज आर आउट ऑफ फेज। तो आउट ऑफ फेज के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज लगाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट शुड बी, देखो कॉस फाई की वैल्यू होता क्या है वो समझाता हूँ। पावर का फॉर्मूला होता था ERMS IRMS इंटू कॉस फाई, इसी को पावर फैक्टर बोलते हैं, कॉस फाई को। और ये क्या होता है, R/Z होता है, R/Z। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ज़्यादातर तो इसका आंसर लेस देन 1 ही आता है कॉस फाई का, क्योंकि R है और नीचे Z है। Z क्या होता है, अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होता है, XL माइनस XC का स्क्वायर होता है। तो Z की वैल्यू नीचे की बड़ी आनी चाहिए, पर रेजोनेंस पे क्या होता है, Z R के बराबर हो जाता है। तो R/R कितना आएगा, 1 आएगा। R/R कितना आएगा एट रेजोनेंस, Z इक्वल टू R होगा। तो यहाँ पर R/R दिस इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू जो है कितनी आएगी, 1 आएगी। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछ रहा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ये वाला पॉइंट मैक्सिमम कब होगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वही होगी 1। तो एफिशिएंसी भी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अदरवाइज Z बड़ा होता है तो R का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। सॉरी, cos फाई का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी तब मिलेगी जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तभी तो जाकर ये मैक्सिमम आएगा। इम्पीडेंस ऑफ द LRC सर्किट इज मिनिमम एट, सीधी सीधी बात है, Z हमारा मिनिमम कितना हो सकता है, R हो सकता है। और ये कब होता है, ये कंडीशन हमको मिलती है रेजोनेंस पे मिलती है, रेजोनेंस में, जहां पर मेरा XL और XC दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स टू द प्राइमरी और सेकेंडरी, ये 10/1 है। और यहाँ पर EP दे दी है कितनी है, 220 वोल्ट है। तो यहाँ पर NP/NS इक्वल टू EP/ES आएगा। यहाँ 10/1, तो यहाँ पर 220, यहाँ पर ES इज इक्वल टू 10/1, ये तो कैंसिल हो गया। तो 22 वोल्ट इक्वल टू कितना आ गया, ES आ गया, 22 वोल्ट इक्वल टू ES आ गया। ये वाला इसका आंसर आ गया, 22 वोल्ट आएगा। ये आप लोग पढ़ चुके हो, ट्रांसफार्मर का पे बेस्ड क्वेश्चन है। पावर फैक्टर फिर से वही कह रहा है, एट रेजोनेंस कह रहा है, रेजोनेंस पे Z किसके बराबर है, R के। तो cos फाई इक्वल टू R/Z होता है, तो R/R कितना आएगा,
1 आ जाएगा। तो पावर फैक्टर रेजोनेंस पे 1 होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटर ब्लॉक्स, अब कैपेसिटर का फॉर्मूला देखो पहले, 1/2 पाई एफ सी होता है। डायरेक्ट करंट के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। तो एक्स सी इक्वल टू 1/0, 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये ब्लॉक कर देगा, ये किसको ब्लॉक करेगा, डीसी करंट को ब्लॉक करेगा। एसी के केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा जो एक्सी आएगा ये कुछ वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो अलाउ एसी टू पास थ्रू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में पूछते हैं ज़्यादातर टीचर्स ये। बैंडविड्थ ऑफ अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज, ये वाला होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों ने बैंडविड्थ का फॉर्मूला पढ़ा था, बैंडविड्थ जब निकाला था तो मेरे को ओमेगा 2 माइनस क्या मिला था, ओमेगा 1 मिला था। इसमें कहीं भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये वाला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर तो है ही नहीं, ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, बैंडविड्थ का फॉर्मूला मिल गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होता है। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था जो मैक्सिमम करंट होगा उसका आधा, उसका I0/√2 देख लो। पावर आधी होती है, करंट आधी नहीं होती है, ध्यान रखो। पावर को अगर आधा करना है तो करंट की वैल्यू जो हो जानी चाहिए वो I0/√2 हो जानी चाहिए। I0 बाय, ये इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं, I0/√2। पावर को हाफ करते हैं, करंट को हाफ नहीं, करंट की वैल्यू I0/2 हो जाएगी, I0/√2, I0/√2। इम्पीडेंस क्या होता है, Z, इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो एडमिटेंस होता है, रेसिप्रोकल एडमिटेंस। जितना इम्पीडेंस ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा, करंट उतना कम होगा। तो उसका उल्टा कर लो, एडमिटेंस 1/Z हो जाएगा। एक्सेप्टर सर्किट हमने एलसीआर सर्किट में पढ़ा था, सीरीज में, एलसीआर सर्किट इन सीरीज में। ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी है ना ओमेगा आर, मैक्सिमम करंट बनाता है। और मैक्सिमम करंट बनाएगा, मैक्सिमम करंट बनाएगा तो इसका मतलब क्या, अगर मैक्सिमम करंट बना रहा है हमारा ग्राफ सबसे ऊंचा बनेगा उस पर, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी हमको दिखाई देगी। हम एक फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है वो कौन सा होता है, एक्सेप्टर सर्किट होता है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो होता है ये रिजेक्टर सर्किट होता है, बता दिया मैंने यहाँ पर, रिजेक्टर सर्किट होता है। ये एक फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा, केवल एक फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा, बाकी सबको आने देगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। और सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, एलसीआर सर्किट में, सीरीज में क्या करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर रहा है, तो ये एक्सेप्टर सर्किट है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इन एसी, है ना, एसी में करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसा जाता है, मैग्नीट्यूड भी देखो लगातार चेंज हो रहा है, मैक्सिमम फिर कम होते होते यहाँ फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर बढ़ेगा यहाँ तक, ठीक है। तो लगातार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब बताओ एलसीआर सर्किट में आर दे रखा है, एल दे रखा है, सी दे रखा है, और इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, इस पॉइंट को, एट रेजोनेंस पे पावर डिसिपेटेड पूछ रहा है इन वन कंप्लीट साइकिल। वैसे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ERMS IRMS इंटू cos फाई होता है। तो cos फाई को मैं क्या लिखूंगा, R/Z। ये ना, जब तक सर्किट में पीक वैल्यू ना बोले तब तक ERMS लेते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 200। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ERMS अपॉन क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे। तो यहाँ पर 200 इंटू, यहाँ पर भी 200, Z का वैल्यू R है यहाँ पर, ये cos फाई R/R, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आया 200 इंटू 200 अपॉन R, ठीक है। R की वैल्यू है 40 है, 40, ये कैंसिल हो गया, 4 5 20, तो 10 10 के बाद 2 0, पावर है तो वॉट में आएगा, पावर है तो
वॉट में आएगा। ठीक है, ERMS क्या होता है, केवल E0/√2 नहीं होता, वो उसका रिलेशन है पीक वैल्यू ऑफ EMF के साथ है। ठीक है, कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ इतना, द पावर फैक्टर निकालना है। अगर पावर फैक्टर निकालना है मतलब मुझे cos फाई निकालना है, मतलब मुझे R अपॉन क्या करना है, Z करना है। R कितना दे रखा है, देखो 8 है, और Z के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, R स्क्वायर, और यहाँ XL माइनस XC का स्क्वायर लिखेंगे। तो 8 आ गया अंडर रूट में, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना 64, और यहाँ पर 31 माइनस 25 का स्क्वायर, तो यहाँ 8 अंडर रूट में 64, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, तो 8 अपॉन अंडर रूट में कितना 100, तो 8 अपॉन कितना आ गया 10 आ गया, तो कितना आ गया 0.8 आ गया। तो दिस इज हमारे पास क्या आ गया, cos फाई आ गया। दिस इज हमारे पास क्या आ गया, cos फाई आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई। द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी चेंजेस इन ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सी क्वांटिटी AC करंट में चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आ जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब है AC प्रोड्यूस्ड इन इंडिया चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन एवरी हर इन एवरी 1/100 सेकेंड। 100 सेकेंड क्या है, अच्छा देखो इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी अलाउड है, पहले तो उसका हिसाब देखो। इंडिया में फ्रीक्वेंसी बताया था मैंने 50 हर्ट्ज अलाउड है, इसका मतलब होता है 50 वेव्स बन रही हैं, 50 वेव्स बन रही हैं, एक सेकंड में बन रही हैं 50 वेव। और एक वेव क्या होती है, ये एक वेव होती है, एक वेव में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये देखो पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, तो 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मैंने बोला एक वेव में डायरेक्शन 2 बार चेंज हो रहा है, 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है 50 वेव्स में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा, 50 वेव्स में 100 बार डायरेक्शन चेंज होगा, 100 बार। तो 100 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब एक सेकंड में हो रहा है, 100 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है एक सेकंड में। तो एक डायरेक्शन कितने में चेंज होगा, ये आएगा 1/100 सेकेंड में। तो कितना आएगा 1/100 सेकेंड में आएगा, हिसाब लगा लेंगे इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक डायरेक्शन जो चेंज होगा वो 1/100 सेकेंड में होगा, मतलब 0.01 सेकेंड में। अब देखो IRMS वैल्यू दे रखी है, तो IRMS दे रखी है, तो एक तो होता है I0/√2। ठीक है, तो मैंने यहाँ से I0 निकाल लिया, 2 इंटू √2 इंटू 5 इक्वल टू I0 आ गया। इसमें देखो क्या दे रखा है, करेंट इन इतना सेकेंड, यहाँ टाइम है, तो मुझे तो एक ही फॉर्मूला पता है, अगर टाइम आ जाता है तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ कितना आएगा, √2 इंटू 5 साइन ओमेगा होता है 2π/ft, यहाँ आएगा 5√2 साइन, यहाँ पर 2π, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 50, और टाइम की वैल्यू 1 कितना है 1/300 है। ये कैंसिल, 5 6 का कितना आ गया 30, तो यहाँ से आ गया 5√2 साइन, यहाँ पर 2π/6 इंटू 180/पाई, पाई से पाई गया, यहाँ पर कितना आएगा 30, तो 5√2 यहाँ साइन 60 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ 5√2 इंटू 60 √3/2, तो यहाँ आएगा 5√6/2, 5√6/2 है ना। तो इसे ऐसे लिख लें, 5 3 में भी आ रहा है ना आंसर, 3 इंटू √2, और नीचे √2 इंटू √2, इसे देखो मैंने ऐसे लिखा है, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5√3/2। ठीक है, टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी
ओमेगा आर होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और 1/√, क्या होता है, एलसी होता है। इसको तुमको क्या करना है, कम करना है। इसको कम करना है तो इन दोनों में से कोई भी बढ़ा दो, इन दोनों में कोई भी बढ़ा दो। जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस्ड, उससे क्या होगा, इसको कम करना है। Another capacitor should be connected in parallel to the first। देखो अगर एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है, ऐसा, ये L है, ये C है, और R भी बोल रहा है तो R भी लगा दिया R। अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर जोड़ दिया, यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ दिया। तो अगले स्टेप में क्या करोगे, मान लो यहाँ पर 2 फैरेड था, यहाँ पर 3 फैरेड था, ये R हो गया, ये नया कैपेसिटर आ गया, और ये नया इंडक्टर, ये हमारा पहले वाला इंडक्टर है L। तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, C1 + C2 ही लगाओगे ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आ गया, 5 आ गया। तो कैपेसिटर का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ रहा है। अगर कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ेगा तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने एल को नहीं छेड़ा, लेकिन आपने नेट कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, आपने पैरेलल में जोड़ दिया ना, पैरेलल में जोड़ दिया। अगर पैरेलल में जोड़ा तो नया कैपेसिटर कितना आएगा, C1 + C2 आएगा। तो मुझको समझ में आ गया। जहां पर भी वर्ड ट्यूनिंग आ जाए तो वहां क्यू वर्ड याद रखना, 1/R √ में L/C या ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और जो हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट से बैंडविड्थ निकाला था, क्या निकाला था हमने यहाँ पर, बैंडविड्थ निकाला था। ठीक है, तो बेटर क्यू ज़्यादा होना चाहिए, जितना क्यू ज़्यादा होगा उतना हमारे पास ट्यूनिंग कैसी होगी, बेटर होगी। जितना क्यू ज़्यादा होगा उतना हमारे पास ट्यूनिंग कैसी होगी, बेटर होगी, हमारा इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा और महंगा होगा। ठीक है, और महंगा होगा। तो इसके लिए आर कम होना चाहिए। सबसे कम आर कौन सा है, देखो ये वाला है सबसे कम। एल कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एल की वैल्यू इन सब में ज़्यादा कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। सी सबसे कम होना चाहिए, नीचे है क्योंकि, तो इन सब में सी सबसे छोटा यही है। आप चारों ऑप्शन डालकर वैल्यू ट्राई करोगे, आपको क्यू अलग अलग मिल जाएगा। जितना क्यू ज़्यादा होगा उतना क्वालिटी फैक्टर कैसा होगा, बेटर होगा। ठीक है, अब आता है एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 है, आर दे रखा है, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, पावर डिसिपेटेड निकालनी है। तो देखो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस कितना होगा 5। अब यहाँ दे रखी है मुझे ई आर एम एस दे रखी है, तो 6 हो गया। आई आर एम एस अगर निकालना चाहूँ मैं, यहाँ से देख लो, आई आर एम एस निकालूंगा तो ई आर एम एस अपॉन क्या करूँगा, जेड करूँगा। ई आर एम एस अपॉन जेड, ई आर एम एस हमारा 6 है और जेड हमारा, जेड क्या आएगा, √ में R² और XL² आएगा, क्योंकि सी तो है नहीं अब। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 1 है और ये 4 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना, 4 आ गया। तो 6 अपॉन कितना आ गया, √5 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 6 अपॉन √5 आ गया, 6 अपॉन √5। और cos 5 होता है R/Z होता है, तो 36 अपॉन √5 इंटू R। R हमारा 2 है और Z हमारा कितना है, Z हमारा है √5। तो यहाँ 72 और यहाँ कितना आया 5, 5 1 जा 5 हो गया, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20। तो यहाँ से मेरे को जो मिलेगा पावर डिसिपेटेड वो वॉट में मिल जाएगी। पावर डिसिपेटेड किस में मिल जाएगी, वॉट में मिल जाएगी। ठीक है, अगर प्योर इंडक्टिव होता तो π/2, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव होता तो भी π/2 का फेज डिफरेंस है। लेकिन आर के साथ अगर ये आ रहा है तो फेज एंगल कैसे निकालते थे, याद आया, tan phi
इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होता था। अब कैपेसिटर तो है नहीं, तो एक्सएल अपॉन क्या करेंगे, आर करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, फेज डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है आउटपुट ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज इतना है, आउटपुट में है ये और वोल्टेज है तो ये ES होगा, कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट लाइट बल्ब, तो ये हमारा S होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, VI होता है। तो ES इंटू क्या होगा, IS, ये है 12, ये है 24 और यहाँ से IS, तो 1/2 इक्वल टू IS आ गया। तो मुझे IRMS इज इक्वल टू पता है I0/√2 होता है, तो यहाँ से ये पता है मुझे 1/2 है, यहाँ I0/√2 है, तो √2 इधर जाएगा, अपॉन 2 इक्वल टू कितना आएगा, I0। तो √2 है, नीचे भी लिख लो, √2 इंटू √2 इक्वल टू I0, ये कैंसिल हो गया, तो I0 का वैल्यू आ गया 1/√2 एम्पेयर आ गया। तो कितना आ जाएगा, 1/√2 एम्पेयर। तो यहाँ से पीक वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आउटपुट ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफर, आउटपुट कहाँ से मिलता है हमको, आउटपुट मिलता है हमको सेकेंडरी सर्किट से मिलता है, सेकेंडरी सर्किट से मिलता है। ठीक, as the frequency of AC increases the current first increases and then decreases। देखो करंट का वैल्यू यहाँ ERMS ले लिया अपॉन Z ले लिया, Z में क्या लिखा जाएगा, R² प्लस XL माइनस XC का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, है ना। अब ये कह रहा है करंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, पहले करंट बढ़ेगा। देखो फ्रीक्वेंसी का इससे तो कोई लेना देना है नहीं, बचा कौन सा पार्ट, ये दोनों बचे, ये दोनों बचे। पहले क्या होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे XL ज़्यादा होगा और XC कैसा होगा, कम। लेकिन जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी कम करते जाओगे, ये F1 है, अब आपने फ्रीक्वेंसी F2 कम कर दी, तो ये वाला क्या होगा, कम हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, बढ़ेगा। ये कम होता जा रहा है और ये वाला बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम आकर दोनों मिलेंगे ना, एक टाइम आकर दोनों मिलेंगे, बराबर हो जाएंगे, तो उस केस में ये खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट, तो करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो रेसिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट हो सकता है, और एक हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर और कैपेसिटर भी हो सकता है। क्योंकि अगर इंडक्टर और कैपेसिटर हुआ तो Z तो वैसे ही निकालोगे ना, ये तो हट ही जाएगा, ये वाला R क्या होगा, हट जाएगा, केवल ये दोनों बचेंगे हमारे पास। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ERMS अपॉन में XL माइनस क्या बनेगा, XC बढ़ेगा। ठीक, तो इसके दो पार्ट हो गए, एक हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, और एक हमारे पास ये तो हमने पढ़ाई था, रेसिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक है, इन सीरीज पढ़ा था। लॉन्ग पावर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए लो पावर इंप्लाइज लेस वोल्टेज, ये तो कई बार पढ़ा हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन शुड बी थिन, देखो थिन हो तो सकती हैं, I²RT होता है, अगर आपने I कम कर दिया तो हीट लॉस कम होगा, लेकिन आपने R बढ़ा दिया तो हीट लॉस बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ेगा जितना करंट के बढ़ने से बढ़ता, लेकिन इंक्रीज होगा। तो अगर मुझे पावर ट्रांसमिशन देखनी है तो थोड़े थिक वायर यूज कर लो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ेगी, कॉपर महंगा आता है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम थिन वायर यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, खर्चा बढ़ेगा थोड़ा सा, और उसमें हीट लॉस भी थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा एज कम्पेयर टू करंट वाले के। क्योंकि आप इससे ऐसे कंपेयर करना, I²RT, अगर करंट अभी 2 का स्क्वायर है, रेसिस्टेंस 2 है, और यहाँ पर चलो टाइम मैंने मान लिया 1 सेकंड के लिए देख लेते हैं, तो 8 जूल्स आएगा। अगर अगले स्टेप में मैंने से 2 से 3 कर दिया, 3 का स्क्वायर, इसको कुछ नहीं किया,
तो 9 टू सा कितना आएगा 18 जूल्स। देखो कितना डिफरेंस आ गया एनर्जी लॉस में, ये लॉस है H1 H2। अब H3 को देखो, करंट को कुछ नहीं कर रहा मैं, केवल मैं इसको बढ़ा रहा हूँ इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ पर कितना आएगा 12 आएगा, तो 8 से कितना बढ़ गया 12 हो गया। तो इसका मतलब है 4 टाइम्स फर्क पड़ा, 4 मतलब 4 जूल्स, टाइम्स नहीं है, नेट 4 जूल्स का फर्क पड़ा। और इन दोनों में कितना फर्क पड़ गया, करंट को एक ही बढ़ाने से कितने का एनर्जी लॉस का डिफरेंस आ रहा है 10 का आ रहा है, मतलब 10 बढ़ गया। और इसमें कितना बढ़ गया, रेजिस्टेंस को बढ़ाने से 4 का डिफरेंस आ रहा है। पहले 8 का लॉस हो रहा था, अब 12 का लॉस हो रहा है, तो 4 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, तो हम अपना इसी को टिक करेंगे, फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज अ लोअर करंट होना चाहिए, थिक वाले को अंडरलाइन नहीं करेंगे। इट इज इजी टू रिड्यूस एट द रिसीविंग एंड स्टेप डाउन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाई वोल्टेज आएगी तो हम घर के अंदर हाई वोल्टेज थोड़ी लेंगे, स्टेप डाउन लगा के पहले उस वोल्टेज को 220 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है तो इसमें 3 ऑप्शन हो गए, ए ऑप्शन भी हो गया, बी ऑप्शन भी हो गया, और हमारे पास डी ऑप्शन भी हो गया, डी वाला। इन अ सीरीज LCR सर्किट, अब देखो मुझे ना बैंडविड्थ निकालना है और मार्क भी करनी है। बैंडविड्थ निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया, पहले पीक वैल्यू ऑफ करंट देख लो कितनी है, वो ये है, यहां देखो ये है पीक वैल्यू। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे जो करंट चाहिए वो चाहिए I0/√2 चाहिए। 1/√2 होता है 0.707 और पीक वैल्यू 1 है, तो 0.707 चाहिए ना मुझे। जो नया करंट चाहिए वो कितना चाहिए, मैं फिर बोलता हूँ, पावर को हाफ रखना है, अगर पावर होगी तो पावर का आधा करेंगे, और और करंट को 1/√2 करेंगे, करंट को 1/√2 करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास, है ना। अब देखो जरा, ये 0.5 है, ये 0.6, ये 0.7 है, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दो, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दो, यहां से ऐसे खींच दो। अब जो तुमको दिखाई देगा यहाँ पे वो बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ तुम्हारी कौन सी हो गई, ये नीला वाला पार्ट तुम्हारा बैंडविड्थ हो गया। जो ये नीला वाला पार्ट है ये तुम्हारा क्या हो गया, बैंडविड्थ हो गया। और मार्क कर दूं इसे ठीक से, ये वाला पार्ट बैंडविड्थ है। अब ये कितना है, ये है 0.7 आ रहा है, अगर मैंने लाइन सीधी खींची है तो। और ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है, ये वाला, ये 0.1, 0.2, 1.3 है, याद करो। और ये तुम्हारा ओमेगा आर है, तो हमारा इसमें ओमेगा आर कितना आया 1, ओमेगा 2 कितना आया 1.3, ओमेगा 1 कितना आया हमारा 0.7। तो मुझे अगर बैंडविड्थ निकालनी है, बैंडविड्थ को डेल्टा ओमेगा भी लिख देते हैं कई बार, तो यहाँ पर बैंडविड्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, 1.3 माइनस 0.7, तो कितना आ गया 0.6 आ गया। तो यहाँ से हमारा को कितना मिल गया 0.6 रेडियन पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, इस तरीके से क्या निकाल देते हैं, बैंडविड्थ निकाल देते हैं। बड़ा करके दिखाओ इसे, चमका। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप।
अब इसमें क्या निकालना है वो देखो, इसमें निकालना है आरएमएस वैल्यू निकालनी है, करंट की निकालनी है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारे पास आई आर एम एस होता है ना, ये अंडर रूट में क्या होता है, I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, जितने भी नंबर हैं, अगर दो करंट है तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे, मीन लेना है ना। देखो किसी में छुपा हुआ है, मतलब पहले इस करंट का स्क्वायर करो, करंट का स्क्वायर, ठीक है, फिर उनका मीन ले लो, मीन लेने के बाद अंडर रूट लगा दो, मीन लेने के बाद अंडर रूट लगा दो। अब ये पहला वाला I1 कितना है, हमारा I1 कितना है 1, यहाँ देखो जरा I2 कितना है -2 है, तो यहाँ से करेंगे अगर तो हमारा आएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ -2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ अंडर रूट में 1 + 4 अपॉन 2, तो अंडर रूट में कितना आएगा 5/2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/2। ये सब मत लेना जो ऊपर दे रखे हैं, एक साइकिल लेते हैं, मैं फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या करते हैं, एक साइकिल में मेजर करते हैं, तो ये हाफ साइकिल है, ये वाला हाफ साइकिल, और यहाँ ये कंप्लीट साइकिल हो गई, ये वाली साइकिल, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में लेके चलेंगे। अब इसमें क्या है देखो, कैलकुलेटर चाहिए होगा मुझे, चलो मैं लिख के छोड़ रहा हूँ, आप लोग करना है इससे पहले। अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, देखो हेनरी है, हेनरी का मतलब होता है एल गिवन है, 0.01 हेनरी है, ठीक है, एंड 1 रेसिस्टेंस होना चाहिए, 1 ओम्स होगा, तो आर का वैल्यू कितना है 1 ओम्स है, कनेक्टेड टू द, कहाँ कनेक्टेड है, आई आर ई आर एम एस दे रखा है 200 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी है 50 है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 है। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, पहला पॉइंट है इम्पीडेंस निकालना है, तो Z इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस क्या करेंगे एक्सएल स्क्वायर करेंगे, तो पहले एक्सएल निकाल तो लें, एक्सएल इक्वल टू 2πfl होता है, तो यहाँ पर 2 इंटू पाई, पाई कितना ले लूँ यहाँ पर 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 है, और एल कितना है 0.01 है, एल कितना है 0.01 है। हेलो, एक मिनट में जरा स्टेपलर वो ले आऊं। यहाँ पर देखो जरा, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.01, ये 3.14 आ गया, 3.14, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में आर का 1 का स्क्वायर और यहाँ 3.14 का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो इससे कर दिया, हम पेपर में कैसे करेंगे, बेटा वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, सोचना पड़ेगा। यहाँ आ रहा है 10.85 आ रहा है, ठीक है, और +1, तो 10.85 का अंडर रूट करेंगे तो 3.29 आ रहा है, मैं इसे कर लेता हूँ 3.3 कर लेता हूँ ओम्स, Z निकल गया मेरा, इम्पीडेंस निकल गया, ठीक है, यहाँ से आ गया। अच्छा ये हो गया इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अब वो कह रहे हैं टाइम लैग, अच्छा ये तो बड़ी अजीब सी बात है, टाइम लैग कहाँ पढ़ा है टाइम लैग, एक ही चैप्टर जहाँ शुरू हुआ था वहां मैंने बोला था थीटा जो होता है इज इक्वल टू ओमेगा टी लेके चलते हैं, है ना, एंगल को थीटा इज इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, ओमेगा टी लेके चलते हैं, एंगल जो है, तो यहां से tan फाई निकाल लो, है ना, चलो निकालते हैं। तो tan फाई का फॉर्मूला होता था एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, एक्सी तो है नहीं एक्सएल ही है, तो 3.14 अपॉन 1, तो कितना आया 3.14 आ गया,
तो फाई आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 3.14 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो tan 60 के पास होगा। tan 60 क्या होता है, √3 होता है, और √3 होता है, और नहीं उसके पास नहीं, वो तो 1.732 हो जाएगा ना। नहीं नहीं गड़बड़ हो गई। ठीक है कोई बात नहीं, हमारा फाई तो मिल ही गया। तो फाई को मैं यहाँ लिख लूँगा। फाई को क्या लिखूँगा मैं, tan इनवर्स 3.14। ओमेगा निकालना है, ओमेगा को लगा दो 2πf, और यहाँ टी, तो टी कितना आएगा देखो, टी आ जाएगा tan इनवर्स 3.14 और 2πf ओमेगा 2πf, ये वाला ये आ जाएगा 314 आ जाएगा, ये आ जाएगा 314। तो तुम्हारा आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो फाई कितना हो गया, ओमेगा टी हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे ऑल्टरनेटिंग करंट के एमसीक्यू हैं। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे इसमें, वो बैंडविड्थ वाला था। पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है इस तरह का। ठीक है, स्कैनर दे रहा हूँ, अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हो। पहले चैप्टर का बेस पढ़ना, थ्योरी पढ़ना पूरी, उसके बाद चैप्टर के एमसीक्यू अटेंड कर सकते हो, नहीं तो फिर तुक्के मारोगे कोई फायदा नहीं है। जैसे आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ग्राफ दे रखा है तो मीन वैल्यू लेके चलना, मतलब उसका एक साइकिल पे लेके चलना। ठीक है, चलो इतना ही है, चैप्टर खत्म हुआ हमारा। अच्छा नेक्स्ट टाइम अगर मैंने वीडियो बनाई तो मेंस के क्वेश्चन डालूंगा, जो आज से पहले 10 साल पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे क्वेश्चंस केवल जी मेंस के। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करने में कंजूसी मत करो भाई।